ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयावह वो घटना थी, उससे कहीं ज्यादा भयावह इस घटना के होने के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया था। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने का काम पुलिस ने खुद ही किया था। कथित तौर पर तब पटना पुलिस ने अपनी पूरी ताकत पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय अपराधियों को बचाने में लगाई थी। इसकी वजह ये थी कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साला और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु था। कहा जाता है कि तब साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करते थे। इस कारण पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल दिया था। हम शिल्पी गौतम मर्डर केस की बात कर रहे हैं। वैसे तो अदालत की फाइलों में शिल्पी गौतम केस एक सुसाइड केस के तौर पर दबा दी गई, मगर दावों के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही थी। तो आखिर क्या थी इस शिल्पी गौतम केस की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यकीन मानिए, जब आप इस केस की पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के किरदारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र 23 साल थी। शिल्पी पटना के एक बड़े बिजनेसमैन उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। 1999 के आसपास उज्जवल जैन पटना में कमला स्टोर्स नाम की रेडीमेड कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान चलाया करते थे। शिल्पी जैन बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ शिल्पी दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। इन्होंने घटना के कुछ साल पहले ही मिस पटना का भी खिताब जीता था। घटना के समय शिल्पी पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था। गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर वीएन सिंह था, जो पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे। समय समय पर ये पटना भी आते रहते थे। डॉक्टर वीएन सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में से एक थे। वो कैसे, जानेंगे आगे। क्योंकि गौतम सिंह के पिता लालू प्रसाद यादव के करीबी थे, इस कारण गौतम सिंह को बिहार की राजनीति को करीब से समझने का मौका मिलता है और वो लंदन छोड़कर पटना में रहते हुए राजनीति में ही अपना भविष्य बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। हाय सर 4 लाख की एक एफडी करवानी थी, लेकिन 4 लाख में से अभी मैं आपको 5,000 दे पाऊंगी, बाकी मैं आपको बाद में दूंगी। अरे मैडम तो सीधा बोलो ना, 5,000 की एफडी करानी है। चाहते हैं। 1999 के आसपास लालू यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी आ चुकी थी। लालू यादव की गैर मौजूदगी में सत्ता चलाने में राबड़ी देवी के भाई यानी लालू यादव के साले साधु यादव काफी अहम भूमिका निभा रहे थे। उस दौर के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कहने को तो साधु यादव महज एमएलसी विधायक थे, मगर वास्तव में उस समय साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे। बड़े से बड़े अधिकारी साधु यादव के आगे पीछे लगे रहते थे। क्योंकि गौतम सिंह तथा लालू यादव के परिवार वालों की आपसी जान पहचान काफी पुरानी थी, इस कारण गौतम सिंह को राजनीति में जगह बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और बहुत जल्द उसकी जान पहचान साधु यादव से हो जाती है। साधु यादव का करीबी होने की वजह से गौतम सिंह को तेजी से पार्टी में नई पहचान मिलती रहती है। गौतम सिंह साधु यादव के साथ मिलकर पटना के मशहूर फ्रेजर रोड में सिल्वर ऑक नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू करता है, यानी साधु यादव और गौतम सिंह बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों ही पटना के थे तथा इन दोनों का संबंध रसूखदार परिवार से था। एक दिन शिल्पी की मुलाकात गौतम से होती है और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं और साथ रहने का भी प्लान करने लगते हैं, मगर इन दोनों का यह ख्वाब अधूरा रह जाता है क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जैन कार के अंदर मिलती है। दो बड़े घर से आने वाले लड़के लड़कियों की मौत की खबर से पूरे पटना में सनसनी मच जाती है। हर कोई जानने को बेचैन हो जाता है कि आखिर इन दोनों की ये हालत किसने की है।
जितना मुंह उतनी तरह की बातें सुनने को मिलने लगती हैं। मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। वैसे तब क्या, आज तक कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि इन दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड को बता दिया था। क्या सच में ऐसा ही था? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस की थ्योरी से एक अलग ही चर्चा पटना की फिजाओं में तैर रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए घर से निकलती हैं। घर से निकलते समय शिल्पी जैन ने एक सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। घर से निकलने के बाद शिल्पी जैन एक रिक्शे पर बैठती हैं तथा अपने कंप्यूटर क्लास की ओर निकल जाती हैं। अभी शिल्पी जैन का रिक्शा कुछ ही दूर आगे गया था कि रास्ते में एक लड़का अपनी कार रिक्शे के आगे रोकता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। उस लड़के को देखते ही शिल्पी जैन कहती हैं कि मैं अपनी कंप्यूटर क्लास की ओर जा रही हूँ। जवाब में लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप कर सकता हूँ। कथित तौर पर ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का एक करीबी दोस्त ही था, जिसे शिल्पी जैन भी काफी अच्छे से जानती थी। चूंकि लड़का गौतम की जान पहचान का था और पहले भी कई बार शिल्पी से मिल चुका था, इसलिए शिल्पी रिक्शे वाले को किराया देकर रिक्शे से उतर जाती है और इस लड़के की कार में बैठ जाती है। कार कुछ देर तक तो शिल्पी जैन के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ ही बढ़ती है, मगर कुछ आगे जाकर वो लड़का कार को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो शिल्पी जैन लड़के से पूछती है कि इधर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तो वो जवाब में कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहाँ वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका हुआ है। वो तुमसे मिलना चाहता है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि फुलवारी शरीफ पटना से ही लगा हुआ शहर है। वैसे तो आज फुलवारी शरीफ पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ है, लेकिन 90s के आसपास काफी सुनसान इलाका हुआ करता था। गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मुड़ता देख पहले तो शिल्पी जैन घबराती हैं, मगर जैसे ही सुनती है कि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद है, शिल्पी बड़े आराम से लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि उस गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद ही नहीं था। कहीं से इस बात की जानकारी गौतम सिंह को थोड़ी देर बाद लग जाती है कि शिल्पी को एक लड़का कार से फुलवारी शरीफ के बाल्मी गेस्ट हाउस में लेकर गया है। गौतम सिंह तुरंत परेशान हो जाता है और अपनी सफेद रंग की मारुति जैन कार निकालकर गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। गौतम सिंह के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि राजनीति में बेहद करीब से जुड़े होने की वजह से गौतम सिंह को अच्छे से मालूम था कि उन दिनों बाल्मी गेस्ट हाउस बड़े बड़े नेताओं का अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। अनहोनी की आशंकाओं से घिरा हुआ गौतम सिंह भागते हुए बाल्मी गेस्ट हाउस तक आता है तो यहाँ देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर गौतम सिंह भागता हुआ अंदर जाता है और वहाँ मौजूद लोगों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वहाँ मौजूद लोग गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते हैं और उल्टा गौतम सिंह को मारने पीटने लगते हैं। गौतम सिंह को मारने पीटने वाले लोगों में कोई दूसरे लोग नहीं थे बल्कि गौतम सिंह के ही बेहद करीबी जान पहचान वाले नेता थे। गौतम उन लोगों से रहम की भीख मांगता है, मगर वो लोग गौतम की एक नहीं सुनते हैं और फिर गौतम की अच्छे से पिटाई करने के बाद शिल्पी जैन के साथ बड़ी बेरहमी से दरिंदगी को अंजाम देते हैं। शिल्पी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहां मौजूद लोग शिल्पी तथा गौतम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर इन दोनों की लाश गौतम सिंह की ही गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कार रातों रात गांधी मैदान के पास लाकर एमएलए बंगले के गैरेज में खड़ी कर दी जाती है। इधर जब देर शाम तक शिल्पी घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले शिल्पी के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देते हैं। शिल्पी की खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं, मगर कहीं भी शिल्पी का अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है और शिल्पी घर वापस नहीं आती है। थक हार कर शिल्पी के पिता स्थानीय थाने में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। कुछ ही समय बाद खबर आती है कि गौतम सिंह भी गायब है। इसी के बाद दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। दिन भर इन लोगों की खोज होती रहती है, मगर कहीं से कोई अता पता नहीं चलता है। इस खोजबीन में कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अगले दिन यानी 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे के आसपास अचानक से पुलिस की एक टीम गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के पास पहुंचती है।
और गैरेज को खोलती है तो गैरेज के अंदर पुलिस वालों को गौतम सिंह की वही सफेद रंग की मारुति जैन कार मिलती है। कार के अंदर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि उस कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश है। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पर लालू यादव के साले साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी कि पुलिस को गैरेज से कार मिली है, और फिर साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे। इस रात से भी आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि पुलिस को किसने खबर दी कि गैरेज के अंदर कार है और इस कार में शिल्पी और गौतम की लाश है। खैर, घर से तो शिल्पी सफेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी, मगर जब कार में उसकी लाश मिलती है तो एक कपड़े के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ गौतम का टी शर्ट था, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। तब इन दोनों की लाश को करीब से देखने वाले लोगों के मुताबिक लाश को देखकर पूरा अंदाजा हो रहा था कि इन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। शिल्पी के शरीर पर जूतों से पिटाई के भी निशान थे। साधु यादव के समर्थकों के हंगामे के बीच पुलिस तुरंत इन दोनों की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज देती है। कभी नोटिस किया है, हम लोग पहचान करने में काफी स्मार्ट हो गए, लेकिन उस पैसे को पार्क कहाँ करना है ये आज भी क्लियर नहीं होता। ढंग से होना तो ये चाहिए था कि पुलिस वाले मौके पर ही कार से सबूत इकट्ठा करें या फिर कार को दूसरे क्रेन की मदद से खींचकर पुलिस थाने तक ले जाए, मगर पटना पुलिस का एक कांस्टेबल उस कार को खुद ही चलाकर थाने तक लाता है। इस कारण कार की स्टीयरिंग से अपराधी के फिंगरप्रिंट समेत कई अहम सबूत मिट जाते हैं। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर काम को काफी धीरे करने का आरोप लगता है, मगर शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मामले में पटना पुलिस की एक अलग ही बेमिसाल तेजी देखने को मिलती है। अभी इन दोनों का पोस्टमार्टम और पिछला रिपोर्ट आया भी नहीं था कि पुलिस वाले ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। इधर रात के अंधेरे में ही दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। गौतम सिंह के परिवार वाले अभी लंदन में ही थे, इसके बावजूद बिना उन लोगों की इजाजत के गौतम सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में ही पटना पुलिस द्वारा करवा दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार में गौतम सिंह का कोई भी रिलेटिव शामिल नहीं हुआ था। आनन फानन में अगली सुबह शिल्पी जैन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। हालांकि ये संभावना जरूर जताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से पलटते हुए दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पटना पुलिस का दावा एक तरफ था, दूसरी तरफ लोगों के बीच आम चर्चा ये चल रही थी कि पहले शिल्पी जैन के साथ बर्बरता से किया गया है और फिर इन दोनों की हत्या की गई है। पटना पुलिस के रवैये की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी देवी सरकार को घेरने लगती हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि चूंकि इस केस का मास्टरमाइंड किसी और को नहीं बल्कि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को ही बताया जा रहा है, इस कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार साधु यादव को ही बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। बिहार सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जाने लगती है। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती है, मगर जब हंगामा बढ़ता है तो फाइनली बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के 2 महीने बाद यानी सितंबर महीने में मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर देती है। इस मामले को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई सबसे पहले शिल्पी जैन के वेजाइनल फ्लूइड को जांच के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजती है। इसके अलावा फिर से हर पहलू की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है। कुछ समय बाद जब हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब से शिल्पी जैन की रिपोर्ट आती है तो पटना पुलिस के दावे से उलट एक दूसरा दावा सामने आता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के साथ 1 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था, क्योंकि वेजाइनल फ्लूइड में 1 से अधिक लोगों के सीमेन मिले थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के डीएनए जांच की मांग करती है। डीएनए जांच से बिल्कुल साफ हो सकता था कि शिल्पी जैन के शरीर पर पाए गए सीमेन किसके हैं। साधु यादव से डीएनए जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल मांगा जाता है, मगर साधु यादव डीएनए जांच से साफ इनकार कर देता है। कमाल की बात तो ये थी कि सीबीआई इस मामले में आगे कानूनी मदद भी नहीं लेती है। अगर
सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, मगर सीबीआई ऐसा कुछ नहीं करती है और फाइनली 2003 में इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में सीबीआई द्वारा कहा जाता है कि उसे जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, बल्कि जांच से ये बिल्कुल साफ है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने जहर खाकर ही आत्महत्या की है। मतलब सीबीआई ने 4 साल के बाद वही रिपोर्ट पेश की जो रिपोर्ट कथित तौर पर पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले लाश मिलते ही बनाई थी। इसके बाद सवाल उठने लगता है कि अगर इन दोनों ने सुसाइड किया है तो फिर हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के शरीर पर जो एक से अधिक व्यक्ति के सीमेन के सैंपल मिले हैं वो कैसे आया? तो सीबीआई की ओर से बेहद ही हैरान करने वाली दलील दी जाती है कि असल में वो सीमेन नहीं बल्कि पसीना था। इस तरह पहले पुलिस ने और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया और इस केस की जांच बंद कर दी। शिल्पी जैन के परिवार वालों ने सीबीआई की इस जांच को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सीबीआई ने दबाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है, उनकी बेटी की हत्या हुई है। आपने ये बातें शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन कुछ दावों के मुताबिक गौतम के पिता डॉक्टर वीएन सिंह तथा लालू यादव का काफी करीबी रिश्ता था। आरोप तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि लालू यादव के मशहूर चारा घोटाले का पैसा हवाला के जरिए स्विस बैंक तक पहुंचाने में वीएन सिंह की भूमिका काफी अहम थी। लालू परिवार के इतने करीब रहने वाले वीएन सिंह के बेटे की जब रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, तब भी उन्होंने एक बार भी न्याय के लिए आवाज नहीं उठाई। कम से कम मीडिया में तो ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं मिली जहां से ये बात सामने आई हो कि गौतम के परिवार वालों की ओर से न्याय की मांग की गई हो। दूसरी तरफ शिल्पी जैन के परिवार वाले लगातार इस केस की फिर से जांच करने की मांग करते रहे, यहाँ तक कि 2006 में शिल्पी जैन का भाई प्रशांत जैन इस मामले की फिर से जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। अभी वो अपनी तैयारियों में लगा ही हुआ था कि अचानक से 6 जनवरी 2006 को जब प्रशांत जैन बुध मार्केट स्थित अपने घर में दाखिल होने ही वाला था, तभी कुछ लोगों ने घर के दरवाजे से उसका अपहरण कर लिया। हालांकि अपहरण के 2 दिन बाद प्रशांत जैन को अपराधियों ने पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर छोड़ दिया और प्रशांत जैन सही सलामत घर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी भी इस केस की फिर से जांच की मांग नहीं की और इस तरह शिल्पी जैन तथा गौतम सिंह की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई और जो भी प्राइम सस्पेक्ट थे सभी आज भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। भले ही पुलिस और सीबीआई ने इसे एक आत्महत्या का केस बता दिया, मगर आज तक पुलिस वाले कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए कि अगर इन दोनों ने आत्महत्या ही की थी तो आखिर इन दोनों ने कपड़े उतार कर आत्महत्या क्यों की? अगर इन दोनों ने आत्महत्या की है तो आखिर शिल्पी जैन के शरीर पर जूतों के निशान कैसे आए? जब साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया तो सीबीआई ने आगे कानूनी मदद क्यों नहीं ली? आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि गैरेज के अंदर कार है और कार में 2 लाशें हैं और फिर ये खबर साधु यादव तक कैसे गई? पुलिस ने पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की और गौतम सिंह का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया? ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस पर ही लापरवाही के आरोप लगे, बल्कि सीबीआई जांच के दौरान भी ये आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने कई अहम सबूतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इस तरह के दर्जनों सवाल हैं जिसका जवाब ना तो सीबीआई दे पाई और ना ही पुलिस, और बिना जवाबों के ये केस अदालत की फाइलों में एक सुसाइड केस बनकर दबकर रह गया। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक